Hello students, good morning students. Student, we have already discussed the good impact of the inward looking trade policies or the import substitution policy और स्ट्रेटजी. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी जो थी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जो थी उसके गुड इम्पैक्ट क्या थे ऑन द इंडियन फॉरेन ट्रेड मार्केट. अब हम अगला टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी जो है हमारी. तो देखते हैं क्या क्या है बैड इम्पैक्ट. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइटेड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जो थी उसका क्या बैड इम्पैक्ट हुआ. गुड इम्पैक्ट हमने देखे ही थे कि क्या क्या बेटर था हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन अब देखते हैं हम क्या बैड इम्पैक्ट उसके रहे हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो मैं दे रखा है वो है ग्रोथ ऑफ द इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज. जैसा कि स्टूडेंट 1980 से पहले या 1990 से पहले तक जो मेन फोकस होता था वो पब्लिक एंटरप्राइजेस पर ज़्यादा होता था. यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो थी जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस पर या उन इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस होता था. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था बिफोर 1990s. तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर कितना एफिशिएंटली वर्क करते हैं और कितना एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं. क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है या पब्लिक सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज है उन पर इतना फोकस नहीं होता. वहाँ पर वही होता है कि करप्शन खा जाता है आधा, तो दूसरा लोग वर्क करना पसंद नहीं करते हैं. क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जानते हैं सभी कि एक बार अगर जॉब में चला गया वो पर्सन तो उस केस में फिर उसको निकला नहीं जाता है. तो इस वजह से वो थोड़ा काम में भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पेमेंट उनको मिलनी है. तो इस वजह से बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जितना कि एक प्राइवेट सेक्टर में अगर वो होती तो परफॉर्म करती. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बैड इम्पैक्ट की तरह देखी जा सकती हैं कि जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जो थी उसकी एक ये ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं. तो देखते हैं ग्रोथ ऑफ द इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज क्या है. द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज led to the growth of the inefficient monopolies. Telecommunication was the government monopoly till about 1990. आप देखेंगे तो पहले जैसा मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज जो थी उन पर ज़्यादा फोकस रहता था, तो उनकी क्या हुआ, धीरे धीरे मोनोपोलीज जो है वो क्रिएट हो गई. मोनोपोली का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब एक अकेली अगर फर्म होती है किसी सेक्टर के अंदर तो वो अपनी अकॉर्डिंग अपनी प्राइस डिसाइड करती है. जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है या जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उतना इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दिया जाता था. तो अभी अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन के केस में या टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जो था गवर्नमेंट की मोनोपोली थी टिल अबाउट 1990. जैसे अगर आपको पता हो तो अभी मोस्टली जो अभी तो बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं टेलीकम्युनिकेशन में, जैसे एयरटेल है, जियो है, आपके वोडाफोन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको केवल एक फ़ोन पर ही आपको जो कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं. लेकिन 1990 से पहले क्या था, केवल BSNL था, जिसमें ये होता हालात ये थे BSNL का कनेक्शन लेना है तो महीनों भर तक वेट करना पड़ता था पर्सन को, फिर भी उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता. लेकिन अभी क्या है, अभी तो फ्री में कनेक्शन देने को तैयार बैठे हुए हैं. पोर्ट वाला सिस्टम कर दिया है कि भाई अगर आपको ये पर्टिकुलर कंपनी की सर्विस समझ में नहीं आ रही है तो आप पोर्ट कर लीजिए, दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं. तो अभी तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई. और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अब टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में प्राइवेट कंपनीज जो हैं या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस देने गई और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया इस फील्ड में. लेकिन पहले टेलीकम्युनिकेशन के केस में केवल क्या था, एक BSNL जो था वही अपनी सर्विसेज दे रहा था. तो उस वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई, लेकिन सर्विसेज उतनी बेटर नहीं मिलती थी. तो देखिए आगे दे रखा है, वी ऑल नो दैट द पीपल्स हैड टू वेट फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स जस्ट फॉर द टेलीफोन कनेक्शन. ये हालात थे पहले 1990 से पहले कि एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोगों को कई सालों तक वेट करना पड़ता था. और जिनके घर में टेलीफोन कनेक्शन होता था उन्होंने तो यूँ समझते थे कि मतलब सबसे रिच पर्सन वही है. मतलब एक अपने आप को अगर किसी पर्सन के घर में टेलीफोन कनेक्शन हो गया तो वो अपने आप को एक कलेक्टर से भी ज़्यादा बड़ा मानने लग जाता कि भाई मेरे घर में टेलीफोन कनेक्शन हो गया. तो ये हालात थे पहले 1990 से पहले. बट नाउ you get the
रिपीटेड SMS ऑफरिंग्स यू न्यू टेलीफोन कनेक्शंस फ्री ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने कहा, अभी अपने पास हजारों ऑफर्स होते हैं कि अगर आप उस कंपनी की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी सिम जो है वो पोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को सिम मिल जाती है, कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं आफ्टर 1990s। तो एक बैड इम्पैक्ट था कि बिफोर 1990 केवल गवर्नमेंट की जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी उनकी मोनोपोली चल रही थी, ठीक है, जिस वजह से बेटर फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पा रही थी। सेकेंड बैड इम्पैक्ट का पॉइंट जो है वो दे रखा है हमारे को, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जो थी उसमें हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा फोकस किया, यानी वो प्रोडक्ट जो हम बाहर से इंपोर्ट करे थे उन पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी और वो इंडस्ट्रीज हमने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो नो डाउट इससे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हमारा फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स थे उन फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ में जो कंपटीशन था वो बंद हो गया। और जैसे ही फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ में जो हमारा कंपटीशन था वो बंद हुआ और वैसे ही मॉडर्नाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, उनको पता लग गया कि भाई अब हमारे को किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन नहीं करना है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ में, या फॉरेन में जो बनकर प्रोडक्ट बनकर के रेडी होकर के इंडिया में सेल होने के लिए आ रहे हैं, अब उनका हमारे से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अब उन पर रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। तो इस वजह से हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले अगर आप देखें, अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट टाइप्स की कार्स और बाइक्स जो हैं वो बना करके इंडिया के अंदर सेल कर रही हैं। लेकिन पहले के टाइम अगर हम 1990 से पहले की बात करें तो उस समय केवल दो ही बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कंपनीज जो हैं वो हुआ करती थी। तो उसके अंदर थी एक तो एम्बेसडर और दूसरी थी फिएट, जो कि अब बिल्कुल मेरे ख्याल से बंद हो चुकी हैं। फिएट के तो भली थोड़ी बहुत बाइक्स कार्स आ रही हैं, लेकिन एम्बेसडर जो है अभी भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो उस समय केवल ये दो ही कंपनीज जो थी वो कार मैन्युफैक्चरिंग में थी। तो उनकी क्या हो गई थी, मोनोपोली हो गई थी। उनको पता है कि और कोई दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अवेलेबल नहीं है और बाहर से प्रोडक्ट इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो उस केस में उनकी मोनोपोली हो गई। और मोनोपोली होने की वजह से उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी वो कुछ नया टेक्नोलॉजी उसमें ट्राई नहीं करते। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही थी, ओल्ड फैसिलिटीज़ जो कार में अवेलेबल थी वही फैसिलिटीज़ थी। लेकिन अभी आप देखिए, आए दिन नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं और हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ नया टेक्निकल वर्क जो है वो अपने को देखने को मिलता है, या नई फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे को देखने को मिलती है। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स आने लग गए हैं, पार्किंग के लिए अब पीछे कैमरा आने लग गया है, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भैया केवल आपको बस रिमोट से ऑपरेट हो जाएगी कार, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंस्ट्रक्शन देने हैं, कार ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी, ऑटोमेटिक कार निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एक भी ये ड्रॉबैक रही है, देख लेते हैं। द ओल्ड यूजर्स ऑफ द कार स्टिल रिमेंबर दैट द एम्बेसडर एंड द फिएट वर द ओनली टू मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। केवल दो ही मॉडल जो थे वो कार में अवेलेबल थे, एक तो हमारा एम्बेसडर और दूसरा फिएट। नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड अ नियर मोनोपोली ऑन owing to the policy of the protection, but the prolonged protection failed to the prompt the domestic productions to the upgrade or the modernize their product। मोनोपोली होने की वजह से क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते थे, जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उसी टेक्नोलॉजी पर बने प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर रहे थे। Consequently, the Fiat and the Ambassador continues to be the owner's pride as long as the policy of the protection was pursued, and after the policy of the protection was withdrawn, the peoples rejected these cars as a good radiance। क्या हुआ कि जैसे ही ये पॉलिसी खत्म हुई, जो हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली, जैसे ही ये पॉलिसी एंड हुई और क्या हो गया, लोगों ने एम्बेसडर और फिएट जो कार अवेलेबल थी उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी भी टाइप का कोई उसमें चेंजेस किए ही नहीं, उसको अपग्रेड किया ही नहीं। लेकिन फॉरेन जो कंपनीज थी,
फॉरेन इंडस्ट्रीज जो थी वो लगातार इनके अंदर अपग्रेडेशन कर रही थी, उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रही थी, फैसिलिटीज़ उसकी जो थी वो उनको बढ़ा रही थी, तो लोगों ने उनको प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ये भी ड्रॉबैक रहा कि प्रोटेक्शन देने के चक्कर में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका मॉडर्नाइजेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट द स्प्रेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। The period of 1950 to 1980 was marked with a trend to the anything and everything through the public sector undertakings। मतलब 1950 से लेकर 1980s का टाइम पीरियड जो था वो इस तरह का टाइम पीरियड था कि जो भी बनेगा और जहाँ पर भी बनेगा वो सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर ही बनेगा, यानी जो भी काम होगा वो सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही करेंगी, गवर्नमेंट ओन जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वही करेंगी, प्राइवेट सेक्टर को किसी भी टाइप का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन या उनका पार्टिसिपेशन जो था इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन देयर बिड टू प्ले द रोल ऑफ द क्रूसेडर्स स्टार्टेड स्लोइंग अप द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो इसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी किसी भी तरह का कोई स्कोप जो है वो नहीं बचा था। टोटल जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ही थी। One can appreciate the commanding heights of the economy to be the public sector undertakings, but one fails to the undertakings the logic when the public sector enterprises start producing bread and shoes. It amounts to an indiscriminate spread of the public sector enterprises. तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने क्या किया, हर फील्ड के अंदर अपने मतलब हर फील्ड में उन्होंने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। चाहे वो ब्रेड से लेकर शूज़ बनाने तक की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने लग गई। लेकिन बात वही थी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी वो मॉडर्नाइजेशन उसमें किसी भी टाइप का कोई नहीं लाना चाहती थी, उसमें किसी भी तरह के कोई अपग्रेडेशन जो थे वो अपग्रेडेशन नहीं लाना चाहती थी। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, प्लस पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, उतना मॉडर्नाइजेशन उसके अंदर नहीं आया, अपग्रेडेशन जो है उसके अंदर नहीं हो पाए, क्योंकि वो सारी यूनिट जो थी वो पब्लिक सेक्टर में ही वर्क कर रही थी। और पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव था वो कोई एक तो ना तो प्रॉफिट अर्निंग था और ना ही वो किसी तरह का कोई मॉडर्नाइजेशन जो है उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। तो इस वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लग गया। तो ये था थर्ड पॉइंट हमारा, डिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, वो है इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस, अ पॉलिटिकल कंपल्शन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वैसे ही स्टेट के अंदर जो स्टेट एंटरप्राइजेस थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। यानी कि हम ये कहें कि पॉलिटिकल कंपल्शन जो है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया था। यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिजनेस तो कहीं रह गया, पॉलिटिक्स उसके अंदर बिल्कुल अंदर घुस चुका था उसमें। यानी ये कहें कि जो इंडस्ट्रीज़ थी या जो बिज़नेस था उस बिज़नेस के अंदर भी पूरी तरह से पॉलिटिक्स जो है वो आ चुकी थी। यानी वही कि पॉलिटिशियन जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करने को तैयार नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस में चल रही थी, लेकिन फिर भी जो यूनिट्स लॉस में चल रही थी उनको किसी भी केस में स्टेट या पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो उसको बंद नहीं करना चाहती थी। जबकि होना क्या चाहिए था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं जो लॉस में चल रही थी रेगुलरली, उन सेक्टर्स या उन यूनिट्स को बंद कर देना चाहिए था, या फिर ये भी हो सकता था उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिशियन ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यू रखा पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो कि रेगुलर लॉस में चल रही थी। तो इस वजह से भी एक बड़ा लॉस जो है वो देखने को मिला। पॉलिटिशियन ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यू रखा। तो देखिए यही चीज़ें सारी दे रखी है। द एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी एन इकोनॉमिकली अनवाइबल यूनिट। क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स अगर इकोनॉमिकली अनवाइबल होती तो उनको तो बंद कर दिया जाता, बट इन केस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज इट ऑलवेज हैज़ बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेस एंड कंटिन्यू द ऑपरेटिव
ऑपरेटिंग अनवाइबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर में अगर ऐसा होता तो उनको बंद कर दिया जाता अगर कोई यूनिट प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म नहीं कर रही होती अच्छा या लॉस में चल रही होती थी। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी उनमें उन्होंने पॉलिटिकली उसको कंपल्शन कर दिया कि भले ही यूनिट लॉस में चल रही है फिर भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम रही। ट्रेड यूनियन एंड द पॉलिटिशियंस अपोज द शटिंग डाउन द अनवाइबल पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द सोशल इनजस्टिस टू दी वर्कर्स। वो ये कह करके पॉलिटिशियन कि भाई वर्कर्स के साथ में इनजस्टिस होगा, उन्होंने किसी भी अनवाइबल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी उसको बंद करने से मना कर दिया कि भाई किसी भी टाइप से किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बंद होने की वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वर्कर्स के साथ में ये एक मतलब एक तरह से इनजस्टिस होगा। ये कह करके उन्होंने जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको कंटिन्यू रखा और वो हैवी लॉस में रहती रही और ये सारा लॉस जो था वो फिर गवर्नमेंट बियर करती थी। ग्रेजुअली द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग the bad impact of the inward looking trade policy along with the other features of the strategy of the growth were overshadowing the good impact. Accordingly, by the end of the 1990s the government started giving a serious thought to the NEP yani new economic policy which was put in place in 1991. Discussions of the NEP is the सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैप्टर 6। यानी अब चैप्टर 5 के अंदर तो हमने ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली कि क्या क्या गुड इम्पैक्ट और क्या क्या बैड इम्पैक्ट जो है वो रहे हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज़ के या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के। अब हम अपना जो 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे उस 6 चैप्टर में हम देखेंगे कि जो न्यू NEP आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इन 1991, उसके क्या इम्पैक्ट रहे और किस तरह से ये जो अपनी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी जो थी उसके जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को किस तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर ध्यान में रख करके उनको दूर किया गया या उन ड्रॉबैक्स पर वर्क किया गया। तो स्टूडेंट ये हमारा 5th चैप्टर जो था वो 5th चैप्टर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा बैड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग और द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। और आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा 5th चैप्टर ओवर हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा अगला चैप्टर जो होगा 6th चैप्टर उसे लेकर के। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।